नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दीपक मीना क्लासेस। मैंने अपने चैनल पर काफ़ी बुक्स का रिव्यू करा है सीडीपी के लिए और मैं अब एनसीईआरटीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ। ये दो एनसीईआरटीज़ हैं 11th एंड 12th की। अब आपको सीडीपी के लिए इन एनसीईआरटीज़ बुक्स को रीड करना है या फिर नहीं करना है। यदि आपको इनको रीड करना है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना होगी, किस तरह से आप इन बुक्स को पढ़ोगे और इसमें किस तरह का कंटेंट दिया हुआ है, ये बुक्स आपको कहाँ पर अवेलेबल होंगी, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये सारा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले कौन कौन सी बुक्स का रिव्यू करा हुआ है तो वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। और यदि आपको वो वीडियोस देखना है तो आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, साथ में ही आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बुक्स रिव्यू के नाम से। वहाँ पर जाकर आप सारी बुक्स का रिव्यू देख सकते हो। और ये जो मैं बुक्स का रिव्यू बना रहा हूँ, ये मैं इस बुक्स को 3 टाइम्स स्टडी करने के बाद बना रहा हूँ। मैंने जितनी भी बुक्स का रिव्यू करा है अभी तक, उन बुक्स को लगभग मैंने 3 से 4 बार डिटेल स्टडी करने के बाद करा है। तो ये अभी इसका लास्ट रिवीजन ख़त्म हुआ है, मतलब 3rd रिवीजन ख़त्म हुआ है। अब मुझे लगा कि हाँ, अब इसका रिव्यू हम कर सकते हैं। अब मुझे इसमें पता चल गया है कि बुक्स में किस तरह का कंटेंट है और आपको इसे कैसे रीड करना चाहिए। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने सीडीपी के लिए अरिहंत की बुक पढ़ी थी, जो कि मैंने सिर्फ एक बार पढ़ी और दूसरी बार मुझे फिर पढ़ने का मन ही नहीं करा। मतलब बेकार सी बुक है, उसे आप ना लो वही अच्छा रहेगा। ये बुक बहुत पसंद आई थी मुझे। ये दीपक सर की बुक थी, मनोविज्ञान की, काफ़ी बढ़िया बुक थी। ये बुक मैंने सिर्फ इसलिए ख़रीदी थी कि उस टाइम तक मैंने सीडीपी बिल्कुल नहीं पढ़ रखा था। फिर मैंने इसको डिटेल में पढ़ा। जैसे आप देख सकते हो इसमें लाइनें वगैरह बनी हुई हैं। इस बुक को मैं 4 से 5 बार तो पूरा पढ़ ही चुका हूँ, शुरू से आखिरी तक। बाकी जब भी मुझे कुछ पॉइंट्स देखना होता है तो मैं इस बुक की सहायता ले लेता हूँ। इस बुक में जो सबसे अच्छी खास बात जो लगी थी मुझे, वो ये लगी थी कि जो टफ़ टर्म्स हैं इसमें उसके हिंदी इंग्लिश दोनों लिखे थे। जैसे जीन पियाजे का सिद्धांत है तो इसमें समायोजन एंड एकोमोडेशन दोनों वर्ड से लिखे हुए हैं। आत्मसातीकरण के लिए एसिमिलेशन भी लिखा हुआ है। इस बुक का कंप्लीट रिव्यू देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि साइकोलॉजी बाय दीपक शर्मा, तो वहाँ से आप इसे देख सकते हो। ये शायद अब ऑनलाइन ऑर्डर नहीं हो सकती, शायद अभी ये अवेलेबल नहीं है। चेक कर लेना, यदि ये हो तो अमेज़ॉन पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसके बाद फिर मैंने 1-2 बुक्स और पढ़ी हुई थी, वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने उनका रिव्यू भी नहीं करा है क्योंकि वो कोई ठीक ठाक थी नहीं। फिर ये बुक पढ़ी सीटेट की। इस बुक का मैंने कंप्लीट रिव्यू करा है। ये बुक एक तरह से जिस तरह से मैंने इस बुक को यूज़ करा है, एज अ नोट्स यूज़ करा है मैंने। और ये बुक आपके सीटेट के लिए अच्छी बुक है, बट सीटेट के अलावा यदि अदर एग्ज़ाम्स देने जाते हो आप तो उसमें फिर ये बुक थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। मतलब वहाँ पर ये बुक उतनी इफ़ेक्टिव होती नहीं है। यदि आपको सारे सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो उसके लिए ये बुक ठीक ठाक है। बाकी जो लोग नोट्स की रिक्वायरमेंट करते हैं तो नोट्स ना खरीदो, ये बुक खरीद लो। नोट्स के नोट्स हो जाते हैं और क्वेश्चन पेपर्स भी हो जाते हैं। इस बुक को तो आप ये बोल सकते हो मैंने सीटेट एग्ज़ाम से पहले 7 से 8 बार रिवीजन करा होगा, बिकॉज इस बुक को पढ़ने में मुझे 2 दिन लगते हैं। 2 दिन में इस बुक का पूरा रिवीजन हो जाता है, फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक। मीन्स प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़कर बाकी 2 दिन लगते हैं, ये बुक कंप्लीट हो जाती है। इनकी बात करें जिनके लिए ये वीडियो मैंने आज बनाई है, साइकोलॉजी की बुक्स हैं 11th क्लास एंड 12th क्लास की। ये 11th क्लास की बुक है, ये 12th क्लास की है। ये 150-200 के आसपास एक बुक मिलती है, लगभग 150 के आसपास मिल जाती है। बाकी इन बुक्स की PDF भी अवेलेबल है। आप एनसीईआरटी बुक्स का एक ऐप डाउनलोड कर लोगे तो वहाँ पर आपको एनसीईआरटी की सारी बुक्स मिल जाएंगी। तो वहाँ पर आपको ये जो साइकोलॉजी की बुक्स हैं ये भी मिल जाएंगी। ठीक, अब हम इस बुक की बात कर लेते हैं कि इस बुक में किस तरह का कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, इस बुक का जब आप विषय वस्तु देखते हो, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में अवेलेबल है ये बुक। जब इसकी विषय वस्तु देखते हो तो हमें दिखता है मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ, मानव व्यवहार के आधार, मानव विकास, संवेदिक, अवधानिक एवं प्रात्यक्षिक प्रक्रियाएं, अधिगम, मानव स्मृति, चिंतन और नवा अध्याय है इसमें अभिप्रेरणा एवं संवेग। ठीक, अब एक बात ध्यान से सुनो। जब आप इस बुक को स्टडी करना स्टार्ट करोगे, मान लो आपका मन हुआ कि यार एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एनसीईआरटी में कंटेंट बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, पूरा कंटेंट नहीं है लेकिन जितना भी है वो बहुत बढ़िया कंटेंट है। और जब आप इसको पढ़ोगे और आपने यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लगा रखे हैं, आपने 2,500-3 हज़ार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पहले लगा चुके हैं, मान लो आपने सीटेट के सारे लगा लिए, आपने यूपी टेट के लगा रखे हैं, रीट के लगा रखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बनकर आए हुए हैं। ठीक, तो फर्स्ट चैप्टर है मनोविज्ञान क्या है। स्टार्टिंग में थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ये बुक।
यहाँ तक आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। फिर ये यहाँ पर थोड़ी सी जब मनोविज्ञान विद्याशाखा की अवधारणा वगैरह यहाँ पर पहुँचोगे तो ये बुक थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। मनोविज्ञान का विकास किस तरह से हुआ, यहाँ पर बुक आपको थोड़ी अच्छी लग सकती है। यहाँ पर आप इस बुक को जब यहाँ तक पढ़ोगे, संज्ञानात्मक निर्मितिवाद पढ़ लोगे, यहाँ तक वाइगोत्स्की जी तक बता देंगे ये कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की जो थे वो कंस्ट्रक्टिविज्म में थे। यहाँ तक बुक आपको थोड़ी पसंद आएगी। इसके बाद ये चैप्टर इतना बोरिंग लगने वाला है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कुछ हवा में बात नहीं कहने वाला। थोड़ा सा बोरिंग लगने वाला है क्योंकि सिर्फ जाँच की विधियाँ क्या होती हैं और मनोविज्ञान की अन्य विद्या शाखाएँ कौन सी हैं, जैसे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मनोविज्ञान, संगीत कला के क्षेत्र में मनोविज्ञान और भी दैनिक जीवन में मनोविज्ञान, इस तरह की चीज़ें रहेंगी जो थोड़ी सी बोरिंग लगेंगी आपको। लेकिन पूरी वीडियो देखना, उसके बाद ही आप डिसाइड करना कि ये बुक सही है या फिर नहीं है। मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ, ये चैप्टर सबसे बोरिंग है इसका, हालांकि चैप्टर अच्छा है। इसमें यह बताया गया है कि किस किस तरह से टेस्ट किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने पेंसिल से अंडरलाइन कर रखा है, क्योंकि मैंने इसलिए अंडरलाइन कर रखा है कि जब अपन को दोबारा बुक को रीड करना हो तो आप डायरेक्ट क्या करो, जो अंडरलाइन वर्ड्स किए हुए हैं उनको उठाओ और उनको पढ़ लो, ठीक। तो ये हो गया। चैप्टर 3 आता है मानव व्यवहार के आधार। ये चैप्टर में क्या, हाँ, यहाँ से थोड़ा चीज़ें हैं जो हमको समझ में आएंगी। यहाँ पर थोड़ा साइंस वाला पार्ट आ जाएगा। इन्होंने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका आवेग, जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उसको बहुत सही तरीके से समझाया। यहाँ पर पूरा ब्रेन को समझाया गया है। बट ये है कि इन्होंने इतनी शुद्ध हिंदी इसमें इस्तेमाल करी ना, मुझे हर टर्म का यहाँ पर इंग्लिश वर्ड लिखना पड़ा समझने के लिए। प्रमस्तिष्क, मस्तिष्क, सेतु, ओवलंगेटा तो ठीक है, ये तो इंग्लिश में भी सेम होता है। अर्धचेतक, यहाँ पर देखो, उपवलकुटीय तंत्र जिसे लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, अनुमस्तिष्क जो आपका सेरिबेलम होता है। तो हाँ, एक इसमें जो मुझे दिक्कत आई थी, वो मुझे दिक्कत सिर्फ यही आई थी कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी हिंदी दी हुई थी, तो मुझे इंग्लिश मीडियम का PDF डाउनलोड करके उन टर्म्स को लिखना पड़ा। और बाद में मुझे लगा कि यार मुझे ये बुक इंग्लिश में ही ऑर्डर करना चाहिए था, बट कोई नहीं, हिंदी मीडियम में भी पढ़ने में मज़ा आया इस बुक को, ठीक। इन्होंने इस चैप्टर में कंप्लीट इसके बारे में बताया हुआ है। इसके बाद हम चलें, देखो, जो जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, मैंने आज ही एक क्लास ली है जिसे मैंने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप के बारे में बताया, वो NCERT में लिखा हुआ है। ये फिनोटाइप है और ये आपका जीनोटाइप है, ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में बताया है। एक क्वेश्चन आया था KBS में कि अनुवांशिकता आपके विकास को किस तरह से प्रभावित करती है, तो उसका आंसर कुछ इस तरह से था कि अनुवांशिकता निर्धारित करती है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। तो अनुवांशिकता यह निर्धारित करती है कि आप कहाँ तक जा सकते हो। ऐसी एज इट इज़ लाइन इस बुक में लिखी हुई है। अब वो कहाँ पर लिखी हुई है लाइन, ये तो मुझे एक्चुअल ध्यान नहीं है, बट इस बुक में वो लाइन एज इट इज़ लिखी हुई है। और एक एमपीटेट में क्वेश्चन आया था, वो हालांकि मुझे दिख नहीं रहा, ऐसे यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं तो उसी बॉक्स में उसके बारे में लिखा हुआ था। वो क्वेश्चन अभी मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, बट वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। मानव विकास की बात कर लेते, यहाँ से बुक लगेगी आपको थोड़ी अच्छी। यहाँ से जब बुक आपको ऐसी लगेगी, कुछ अपनापन फील होगा, यदि आपने पहले से CDP पढ़ी होगी तो। अपनापन फील होने का मतलब कि आप मानव विकास को उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार विकास किस तरह से होता है। देखो, वृद्धि, विकास, परिपक्वता और क्रमिक विकास, चारों किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। विकास बहुदिशीय है, जन्म से मृत्यु तक चलता है, लचीला, संशोधन योग्य है, ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक। विकास को प्रभावित करने वाले कारक आ जाते हैं कि जीन किस तरह से आपके विकास को प्रभावित करते हैं। यूरी ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर का सिद्धांत आ जाता है। इसके बाद विकास की अवस्थाएँ आ जाती हैं, प्रसव पूर्व अवस्था, शेष अवस्था, ठीक। शेष अवस्था के बाद यहाँ पर आपकी शेष अवस्था में विकास किस किस तरह से होता है, आपका संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास किस तरह से होता है। ये जो पॉइंट्स है यहाँ से एक आध बार रीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि रूटिंग, मोरो, पकड़ना एंड वेविन्स की ये चीज़ें क्या होती हैं। पियाजे के जो थ्योरी, पियाजे की थ्योरी का इसमें बस इतना ही दिया हुआ है। दोनों NCERT को मैंने पढ़ा है, पियाजे की थ्योरी के बारे में बस इतना ही लिखा हुआ है, बाकी अगल से जीन पियाजे की कोई थ्योरी यहाँ पर नहीं दी गई। एरिक एरिक्सन की भी कोई थ्योरी अलग से नहीं दी, बस यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया कि विश्वास बनाम अविश्वास होता है, और एक आध जगह और इसके बारे में बताया हुआ है।
ठीक है। तो ये कुछ माइनस पॉइंट भी हैं कि सारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी थ्योरीज यहाँ पर नहीं दी गई। ये सिर्फ पादाभिमुख यानी कि सेफेलोकोडल डेवलपमेंट होता है, आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, इसके बारे में बताया है। जीववाद के बारे में बताया और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, जैसे सूक्ष्म स्थूल पेशी क्या बोलते हैं, फाइन मोटर स्किल एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होते हैं उसके बारे में इस बुक में लिखा हुआ है। आगे हम बढ़ जाएं तो इसी तरह से सारे डेवलपमेंट है। अच्छा, जो लिंग की भूमिका होती है, लिंग एंड स्त्री पुरुष की जो भूमिकाएं हैं, सेक्स जेंडर में क्या डिफरेंस है, जेंडर टाइपिंग क्या है, जेंडर रूढ़िबद्धता क्या है, तो वो सब इसमें देखा हुआ है। एडोलोसेंस, और यहाँ पर स्टेनले हॉल का भी कहीं जिक्र होगा, मुझे ऐसा ध्यान है कि कहीं पर लिखा था, मैंने उसे अंडरलाइन करा है, अभी देख नहीं रहा है, चलो कोई नहीं। अगर आप बुक को पढ़ना चाहते हो, देखो इस बुक को यदि आपको पढ़ना है तो एक तो आपको धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं कि ओनली बुक लिया है, इस बुक में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बोर करेंगी, लेकिन आपको उन्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ वो चीज़ें ऐसी हैं कि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। मेरी मेन अंडरस्टैंडिंग जो बनी है CDP को लेकर, वो NCERT पढ़ने के बाद बनी हुई है। ठीक, अटेंशन वगैरह क्या होता है, जो आपके संवेग हैं उस सब के बारे में यहाँ पे बताया, किस तरह से संवेग चीज़ों को इफेक्ट करते हैं। पूरा आँख कान नाक सब समझाया है इन्होंने कि किस तरह से आँख काम करेगी, नाक काम करेगी, आपके कान काम करेंगे। ये वाला जो पेज है इसका, ये बहुत बढ़िया पेज है। देखो, स्पैन ऑफ अटेंशन, अवधान विस्मृति क्या होती है, हाँ ये रहा वो टेकिस्टोस्कोप इस यंत्र का नाम पूछा गया था आपके उसमें एमपी टेट का लेवल 2 का पेपर हुआ था 2018 या 19 में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, और ADHD क्या होता है उसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। हालांकि जो 12th क्लास की NCERT उसको मैं बताऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि जितनी भी आपकी बीमारीज़ हैं, अधिगम अक्षमता हैं, उन सब के बारे में बताया है। ये वाला जो पोर्शन था इसका, नहीं ये वाला नहीं, मैं बताता हूँ, ये वाला जो पोर्शन था, ये पोर्शन बहुत पसंद आया मुझे इस बुक में से, काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया। हालांकि देखो मैंने यहाँ पर ये कुछ लाइन इंग्लिश में लिखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन ऐसी थी जो मुझे हिंदी में समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने उसे इंग्लिश वाली बुक को उठाया और वहाँ से इसको लिखा। ठीक, थोड़ा सा गेस्टोल्ड के बारे में यहाँ पर बताया कि निकटता का सिद्धांत क्या होता है। यहाँ पर जो आप चीज़ों को देखते हो तब समानता का सिद्धांत, लघुता का सिद्धांत, सम्मति का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत बताए। एक नेत्री सिद्धांत, यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, एमपी में एक क्वेश्चन यहाँ से आया था, रेल की पटरी वाला, ये लीनियर पर्सपेक्टिव, यहाँ से क्वेश्चन आया था कि रेल की पटरी दूरी बढ़ने पर एक दूसरे से मिलती हुई दिखाई दिखती हैं और लगता है कि वो मिल गई हों, तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव होता है, तो इसका आंसर लीनियर पर्सपेक्टिव होता। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि मीन्स यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये बताना चाह रहा था मैं कि NCERT से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। अधिगम की बात करें, ये चैप्टर बहुत अच्छा, बहुत पसंद आएगा आपको। यहाँ पर जो प्राचीन अनुबंध है, पॉवलव का पूरा सिद्धांत डिटेल में दिया हुआ है। जो अनुबंध के प्रकार होते हैं, सैकालिक अनुबंधन, विलंबित, अवशेष और पश्चिमगामी, जिसमें सबसे बेहतरीन होता है विलंबित अनुबंधन, इसके बारे में यहाँ इसमें बताया हुआ है। इसके बाद क्रिया प्रसूत अधिगम जो है, इसके बारे में पूरा डिटेल में समझाया। प्रबलन किस तरह के होते हैं, मीन्स जो आप रेनफोर्स करते हो वो किस किस टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सब बताया यहाँ पर। आप अच्छा, यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन करा है इसमें कि जो प्राचीन अनुबंधन है और क्रिया प्रसूत अनुबंधन है, उन दोनों में किस तरह का अंतर है। लर्नड हेल्पलेस ये एक थ्योरी है जिसमें सीखने वाला चीज़ों को सीखना नहीं चाहता है, उसके बारे में ये यहाँ पर बताया हुआ है। बढ़िया चीज़ है, इसे भी आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ग्राफ बताया कि किस तरह से चीज़ें कम होती हैं और फिर उसकी पुनः प्राप्ति हो जाती है। संज्ञानात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि अधिगम, कोहलर का, इनके बारे में छोटी छोटी चीज़ें बताई हैं। जो लेटेंट लर्निंग है टोलमैन की, वो यहाँ पर लिखी हुई है, उसके बारे में कुछ थोड़ी मोटी चीज़ें बताई गई हैं। जो निरर्थक शब्द दिए थे एविंगहोस ने, वो बताया। इसमें हमें लर्निंग कर्व के बारे में भी देखने को मिल जाता है। ठीक, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अच्छा, जो आपकी स्मृति है, मानव स्मृति के बारे में बहुत बढ़िया इस बुक में बताया है। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। बट मेन पॉइंट यही है कि इस चीज़ को आपको, इस जो बुक है इसको आपको कंसिस्टेंटली और ध्यान से पढ़ना होगा। जो चंकिंग सिस्टम है वो बताया, एंड जो आपके एटकिंसंस एंड शिफ्रन है जिन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बात की थी स्मृति के बारे में, तो उसके बारे में बताया है। वर्किंग मेमोरी की, जिसके बारे में बेडेले बात करते हैं, वो इस बुक में है।
ठीक, दीर्घकालिक स्मृति किस तरह से होती हैं, प्रक्रमण स्तर किस तरह से काम करता है, वो सब चीज़ें आपको इस बुक में देखने को मिल जाएंगी। आपकी रीजनिंग कैसे वर्क करेगी, लेटरल थिंकिंग जो है जो एडवर्ड डी वानो ने दी है, पार्श्विक चिंतन क्या है, कैसे काम करता है, वो सब कुछ इस बुक में बताया गया है। ठीक, तो ये तो हो गई हमारी अच्छा भाषा विकास, ये अच्छा पॉइंट। इसमें एक ये चीज़ समझ में आएगी कि जब हम सीडीपी पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि जीन पियाजे ने क्या बोला है। जीन पियाजे ने बोला है पहले विचार आता है फिर भाषा आती है। वाइगोत्स्की क्या बोलते हैं कि भाषा और विचार दोनों अलग अलग चलते हैं और बाद में जाके दोनों मर्ज हो जाते हैं। लेकिन बेंजामिन ली हॉर्फ का नाम आता है। बेंजामिन ली हॉर्फ ये बोलते हैं कि पहले भाषा आती है और उसके बाद फिर आपके विचार निर्धारित होते हैं। ठीक, तो इसके बारे में जिक्र मुझे अभी तक किसी बुक में नहीं देखा। मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इसके बारे में जिक्र मुझे ओनली एनसीईआरटी में मिला है। ठीक, तो इस हिसाब से एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किस एज में बच्चा क्या क्या करता है, कब शब्द बोलता है, किस तरह से, तो वो सब आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाती है। अब हम 12th वाली बुक की बात करें तो ये बुक है जो 12th क्लास की सीडीपी की बुक है। इस बुक में क्या है, इस बुक की स्टार्टिंग ये आपको बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें क्या दे दिया, मूल्यांकन की विधियाँ दे दी जो हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं कि यार व्यक्तित्व का निर्धारण कैसे करते हैं, बुद्धि क्या है, बुद्धि के कितने प्रकार हैं, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उसे कोई गलत नहीं बता सकता। यहाँ पे जो गिलफोर्ड का बुद्धि का सिद्धांत है, स्पीयरमैन का सिद्धांत हो गया जो 2 फैक्टर थ्योरीज दी थी, ये मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बनाकर लिखे हुए हैं इनको। मीन्स जब इसको बुक को इतनी बार पढ़ा है तो कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं बना ही लेता हूँ कि चीज़ें आपके दिमाग में अटक जाएं। ट्रायर की थ्योरी हो गई, एनालिटिकल बुद्धि होती है, एक्सपेरिमेंटल होती है, एक्सपीरियंशियल होती है, कॉन्टेक्चुअल होती है। ठीक, जेपी दास का जो पास थ्योरी है वो बताई गया है, उसको बताया यहाँ पर किस किस तरह से बुद्धि डेवलप हुई, मानसिक आयु, कालानुक्रमिक आयु, फिर आपका फॉर्मूला कैसे बना, वो सब कुछ इसमें है। बुद्धि का विचलन किस तरह से होता है, किस तरह की आयु वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ से क्वेश्चंस एक बार सीटेट में पूछा गया है, तो ये ग्राफ भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और संस्कृति कैसे, मतलब बुद्धि की किस तरह से प्रभावित होती है, सामरिक बुद्धि क्या है, वो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अधिगम अक्षमता नहीं है यहाँ पर, चलो वो आगे आएगी। सृजनात्मकता हो गया, आत्म एवं व्यक्तित्व। ये चैप्टर यदि आपने अच्छे से पढ़ लिया तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब कैसे क्लियर होंगी मैं बता देता हूँ आपको। देखो होगा क्या, जब आप इस चैप्टर को रीड करोगे तो यहाँ पर व्यक्तित्व का संप्रत्यय, हाँ यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि किसने किस तरह से व्यक्तित्व को डिफाइन करा। सबसे पहले हिपोक्रेटिस आए, उन्होंने क्या बताया इसके बारे में। फिर हमारे जो सेल्डन आते हैं उन्होंने क्या बताया, युंग ने अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताया। फ्रीडमैन ने टाइप ए टाइप बी बताया। लेकिन इसके साथ साथ फिर हमारे टाइप सी को भी जोड़ा इसमें मॉरिस ने। और इसमें एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने टाइप डी को भी ऐड करा है। फिर विशेष उपागम में हमारे ऑलपोर्ट का सिद्धांत आ जाता है। केटल का जो 16 PF वो आ जाएगा। आइजेंग का सिद्धांत आ जाएगा। व्यक्तित्व का एक 5 कारक मॉडल है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाएगा। और आइजेंक ने भी फिर बहिर्मुखता और अंतर्मुखता को बताया जो कि रीट लेवल 1 में 2017 में क्वेश्चन आया था कि बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता को किसने दिया। अब ऑप्शन में था आपका आइजेंक और ये युंग ने भी दिया हुआ है, तो दोनों ने दिया हुआ है, युंग ने भी दिया हुआ है और आइजेंक ने भी दिया हुआ है। लेकिन एग्ज़ाम में ऑप्शन में क्या था, आइजेंक ऑप्शन में था, तो हमें आइजेंक की तरफ जाना था। और ये क्या था, किस तरह से इसे डिटेल में हमें देखना था, तो इसके लिए रीट लेवल 2 का पेपर सोल्व कराया है। आप उसे जाके देखोगे तो वहाँ से ये और समझ में आएगा। फिर सिगमंड फ्राइड की आपकी पूरी थ्योरी हो जाती है। ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी होने वाली है, सिगमंड जो मनोविश्लेषणवाद है उसको लेकर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हर चीज़ समझ में आ जाएगी। इलेक्ट्रा एंड जो एडिपस ग्रंथियाँ होती हैं वो किस तरह से काम करती हैं व्यक्ति के अंदर। फिर पश्चिम फ्राइडवादी कौन कौन थे, कार्ल युंग थे, हॉर्नी थे, हार्नी थे, और यहाँ पर आपके एल्डर एंड एरिक फ्रॉम होगा कहीं पर, एरिक फ्रॉम हो गया। तो ये पश्चिम फ्राइडवादी थे, इन्होंने अपने कौन से सिद्धांत दिए, इनके सिद्धांत में यहाँ से क्वेश्चन आया है
व्यक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा जा चुका है पहले कि व्यक्तिक मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड एल्डर ने दिया हुआ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है यहाँ से, ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर व्यक्तित्व का मूल्यांकन, किस किस तरह से व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है, प्रक्षेपी तकनीक कौन कौन सी हैं, थीमेटिक एप्रोसिएशन टेस्ट हो गया आपका, ये TAT जो मॉर्गन एंड मोरे ने दिया था, रोसार्स का जो स्याही धब्बा परीक्षण है, और इसके अलावा हम इसकी बात करें कि रोजेनविंग का चित्रगत कुंठा परीक्षण, बाकी समापन टेस्ट हो गया। इससे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक। इसमें एक टॉपिक और बहुत अच्छा दिया हुआ है, वो मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। ये कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार, ये अच्छा टॉपिक दिया हुआ है कि किस किस तरह के मनोवैज्ञानिक विकार आपके अंदर आ जाते हैं। एंजाइटी के साथ साथ आपने एक OCD सुना होगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। OCD में व्यक्ति एक ही काम को बार बार करता है, तो वो इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा आपने एक सुना होगा, कौन सा, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसे पढ़ोगे जब आप तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। हाँ, ये सुना होगा, ये बताने वाला था मैं, PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। आपके पास्ट में यदि आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उसके आपको बार बार सपने आते हैं, बार बार वो चीज़ें याद आती हैं, तो ये उस तरह का डिसऑर्डर होता है। और एक आपने ये कुछ डेल्यूशंस सुने होंगे, आपने यहाँ पर कुछ मनोविदलता सुनी होंगी, जिसे हम बोलते हैं सिजोफ्रेनिया के बारे में कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से दी हुई हैं। हालांकि दोनों ही बुक काफ़ी बढ़िया हैं। यदि आप इन दोनों बुक्स को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हो, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें इन बुक्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है। यदि आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हो तो आपकी एक नेक्स्ट लेवल की अंडरस्टैंडिंग मनोविज्ञान की बन जाएगी। PDF से पढ़ो, बुक से पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ो। हालांकि मैं रिकमेंड आपको बुक्स ही करूँगा यदि आपको पढ़ना हो तो, ठीक। बुक से पढ़ो, बुक से पढ़ना ही बेस्ट होता है। PDF से पढ़ने में आंखें ख़राब होती हैं, वो बात तो है। साथ में आप फिर क्या हर बार नोट्स तो बनाओगे नहीं। अगर आप पूरी बुक्स के नोट्स बनाने बैठोगे, अगर नोट्स बनाओ तो बहुत अच्छी बात है, और यदि बुक्स है आपके पास तो बुक्स में ही आप अंडरलाइन करके रख सकते हो। जब भी आपको रिवीजन करना हो तो आप बुक्स से ही डायरेक्ट रिवीजन कर सकते हो, ठीक। तो आप ये बुक्स यदि अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना चाहते हो, आपको CDP की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप पढ़ो। यदि आप इसके लिए पढ़ना चाहते हो कि इन बुक्स को पढ़ने से मेरी सारी थ्योरीज़ क्लियर हो जाएंगी, या फिर मेरे एग्ज़ाम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होगा एग्ज़ाम का। काफ़ी थ्योरीज हैं जो इसमें नहीं दी गई हैं। थॉर्नडाइक का सिद्धांत नहीं दिया गया है यहाँ पर। गेस्टोल्ड बात को सही तरीके से यहाँ पर डिस्कस नहीं करा। मैस्लो की थ्योरी को शॉर्ट में दिया हुआ है, हालांकि दी हुई है वो अब्राहम मैस्लो की, उतनी डिटेल में नहीं दी गई है। चीज़ें हैं बट शॉर्ट में है। ब्लूम टैक्सोनॉमी इस बुक में है नहीं है, तो कुछ चीज़ें हैं जो इन दोनों बुक्स में नहीं है, ठीक। क्योंकि 11-12 के बच्चों के लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि आपका जो सिलेबस है वो इन बुक्स के थ्रू निर्धारित किया गया है। आपकी जो सिलेबस होता है CDP का, वो जो आप ग्रेजुएशन में जो आप D.Ed. B.Ed. की टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। बट इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, जो चीज़ें इस बुक में लिखी हुई हैं, वो बिल्कुल सही है, उनमें किसी तरह की गलती नहीं है, ये कह सकते हैं, ठीक। तो यदि आप अंडरस्टैंडिंग के लिए चाहो तो इन बुक्स को बिल्कुल ले सकते हो। और बाकी कोई चीज़ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। प्राइस वगैरह 150 की एक के हिसाब से आपको ये मिल जाएंगी। 300 रुपये की दोनों बुक मिल जाएंगी। PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। रिव्यू कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और भी किसी बुक का यदि आप रिव्यू चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। यदि हो सका तो मैं उन बुक का रिव्यू करने की भी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।